नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष की देहरादून में हुई बैठक। सीएम धामी ने प्रदेश की भौगोलिक और सामरिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नीति बनाने का किया अनुरोध। देहरादून से एसटीएफ ने 80,000 रुपए के नकली नोटों के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। नकली नोट बनाने का मिला सामान, फर्जी कॉल सेंटर चलाने का भी आरोप। और चमोली जिले में होम स्टे योजना का धरातल पर दिख रहा असर। अब तक 650 से अधिक होम स्टे किए गए पंजीकृत। स्थानीय लोगों के लिए खुल रहे रोजगार के अवसर। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी के साथ राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दो देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे होने के कारण उत्तराखंड सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है। उन्होंने नीति आयोग के उपाध्यक्ष से अनुरोध किया कि हिमालयी राज्यों की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नीतियों का निर्धारण किया जाए। उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों की आजीविका में वृद्धि के लिए विशेष नीति बनाने का अनुरोध भी किया। इससे पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन जैसी बड़ी समस्या का समाधान होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हिम आधारित नदियों को वर्षा आधारित नदियों से जोड़े जाने की एक महत्वाकांक्षी परियोजना पर कार्य कर रही है। इसके दीर्घकालिक परिणाम गेम चेंजर साबित होंगे। उन्होंने नदी जोड़ो परियोजना के क्रियान्वयन के लिए नीति आयोग से तकनीकी सहयोग का अनुरोध किया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों की रैंकिंग में उत्तराखंड को प्रथम स्थान मिलने पर मुख्यमंत्री को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज बैठक में राज्य की प्रमुख चुनौतियों से संबंधित जिन विषयों पर चर्चा हुई है, इन सभी विषयों पर हर संभव सहयोग किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने राज्य के आकांक्षी जनपदों और विकासखंडों के विकास के लिए भी नीति आयोग द्वारा सहयोग करने की बात कही। देहरादून में एसटीएफ ने 80,000 रुपए के नकली नोटों के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्पेशल टास्क फोर्स नवनीत सिंह भुल्लर ने आज एक प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि एसटीएफ ने परमीत नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी मूल रूप से मेरठ का रहने वाला है। पुलिस को सूचना मिली थी कि परमीत देहरादून में एक रेस्टोरेंट चलाता है, जहां वो नकली नोट चलाता था। साथ ही बाजार में खरीदारी करते समय भी नकली नोट चलाता था। इस सूचना के बाद पुलिस उस पर निगरानी रख रही थी और कल रात उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के पास से नकली नोट के साथ ही नोट छापने का सामान भी मिला है। परमीत पर अपने फ्लैट में ही एक फर्जी कॉल सेंटर चलाने का भी आरोप है। उसकी कस्टडी से 80,000 के 500 के नकली नोट बरामद हुए। इसके अतिरिक्त कुछ नोट जिनकी अभी कटिंग नहीं हुई थी और सिर्फ प्रिंट हुए हैं, वो बरामद हुए हैं। और प्रिंटर और इसके साथ जो एसेसरीज़ हैं नोट छापने की, वो इसके पास से बरामद हुई हैं, जो एक कार में लेके जा रहा था। और इसके अतिरिक्त ये अपने फ्लैट में एक फर्जी कॉल सेंटर भी चला रहा था, जिसमें कि ये लोगों को फ़ोन करके उनको जॉब देने के नाम पर उनसे 1500 से 2000 तक अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लेता था। और इसी संबंध में 2022 में सेक्टर 5 पुलिस स्टेशन नोएडा से ये फर्जी कॉल सेंटर के संबंध में पहले भी जेल जा चुका है। वहीं उत्तराखंड एसटीएफ ने 20 साल से वांछित चल रहे इनामी अपराधी को भी तमिलनाडु से गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्पेशल टास्क फोर्स नवनीत सिंह भुल्लर ने प्रेस वार्ता में बताया कि साल 2004 में हरिद्वार स्थित इलाहाबाद बैंक में डकैती हुई थी, जिसमें 5 लोग शामिल थे। इस गिरोह का मुख्य सरगना पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। गैंग के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया था। वहीं आरोपी विक्रांत तब से फरार था। उसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इसको विशाखापट्टनम तमिलनाडु से एसटीएफ उत्तराखंड ने अरेस्ट किया है। और इसके जो बाकी गैंग मेंबर्स हैं, वो सारे के सारे अकाउंट फॉर हो गए थे। उसमें एक जो गैंग लीडर था टीपू यादव, वो पहले अरेस्ट हो गया था। और बाद में पुलिस जब उसको लेके जा रही थी ट्रेन में, तो पुलिस वालों को उसने कुछ जहरीला पदार्थ दिया था और भागा था। तो उसके बाद फिर उसका पुलिस इनकाउंटर हुआ था, उसमें उसकी मृत्यु हुई थी। और बाकी एक गैंग मेंबर ये बचा था। उसके इनकाउंटर के बाद ये तमिलनाडु चला गया और वहाँ पे सड़क किनारे ये कपड़े बेचने का काम कर रहा था और इसको अरेस्ट कर लिया गया है। और इसमें 1 लाख का इनाम था। राजधानी देहरादून में आज स्टील ब्रिज के डिजाइन, निर्माण और रखरखाव विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
माफ कीजिएगा। कार्यशाला का उद्देश्य राज्य पीडब्ल्यूडी ठेकेदारों, सलाहकारों और अन्य निष्पादन एजेंसियों के इंजीनियरों को जानकारी देना है। उन्हें संरचनाओं की योजना, डिजाइन, निर्माण, निरीक्षण और रखरखाव में गुणवत्ता नियंत्रण और गुणवत्ता आश्वासन के महत्व के विषय में जागरूक किया गया। कार्यशाला का आयोजन इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर ब्रिज एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के भारतीय राष्ट्रीय समूह द्वारा किया गया। इस दौरान केंद्रीय राज्य सड़क एवं परिवहन मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि स्टील ब्रिज की तकनीक का इस्तेमाल विश्व भर में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2 दिवसीय कार्यशाला में संबंधित विभागों और इंजीनियर्स द्वारा साथ मिलकर स्टील ब्रिज पर विचार विमर्श किया जाएगा। तो 2 दिन की वर्कशॉप होने वाली है कि आज का उद्घाटन सत्र में ये भारत के पूरे जितने हमारे स्टील के और जितने भी ब्रिजेस बनते हैं और जो हमारे स्ट्रक्चर होते हैं, बिल्डिंग स्ट्रक्चर, उसका एक ये एनुअल हमारा कार्यक्रम रहता है। ये सौभाग्य है कि ये देहरादून के अंदर हुआ है। मैं अपने डिपार्टमेंट के अधिकारियों का और जितने भी हमारे NHAI हैं, NHIDCL है, NHBRO और स्टेट PWD सबका बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस प्रकार के सेमिनार सम्मेलन करने के माध्यम से जो पूरे टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के अंदर चल रही है उस टेक्नोलॉजी पर हमारे इंजीनियरों का ज्ञानवर्धन होगा। लोक निर्माण विभाग मंत्री सतपाल महाराज ने भी स्टील ब्रिज की नई तकनीक को काफी कारगर बताया है। उनके मुताबिक इससे कम कीमत में मजबूत और टिकाऊ ब्रिज बनाए जा सकेंगे जो हर मौसम में कारगर साबित होंगे। से जो है ब्रिजेस जो है मजबूत होंगे, ड्यूरेबल होंगे और जो मौसम का जो प्रकोप होता है वो उन पर ज़्यादा नहीं होगा। अगर हम किसी ब्रिज को चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, एक्सटेंशन भी कर सकते हैं। तो ये नई टेक्नोलॉजी आ रही है जिसमें कि कम खर्चे के अंदर हम मजबूत और दीर्घकालिक ब्रिज बना सकते हैं। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए प्रशासन ने जनपद की सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों से अपने शस्त्र जमा कराने को कहा है। उनके शस्त्रों को संबंधित क्षेत्र के थाना चौकियों में जमा कराया जाएगा। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ कहरवार की अध्यक्षता में पुलिस अधीक्षक एवं उप जिलाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत क्रिटिकल बूथों के संबंध में भी पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सरकार की होम स्टे योजना का असर धरातल पर भी दिखने लगा है और इससे रिवर्स माइग्रेशन को भी बल मिल रहा है। सीमांत जिला चमोली इसका अच्छा उदाहरण है। यहाँ पर साल भर लाखों की संख्या में सैलानी और तीर्थयात्री पहुँचते हैं। होम स्टे योजना से स्थानीय लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध हो रहे हैं। खासकर नौकरी की तलाश में दूसरे शहरों का रुख करने वाले युवा भी इससे आकर्षित हो रहे हैं। जिला पर्यटन अधिकारी ब्रिजेश पांडे के अनुसार जिले में वर्तमान में 650 से ज्यादा होम पंजीकृत हैं। चाहे चारधाम यात्रा रूट हो या शीतकाल में बर्फबारी का समय, पर्यटक और श्रद्धालुओं का साल भर यहां आना जाना लगा रहता है, जिससे होम स्टे संचालकों की अच्छी आमदनी होती है। होम स्टे योजनाओं में पिछले 3 से 4 सालों में लगातार जनपद चमोली ने अपने 100% लक्ष्य को प्राप्त किया हुआ है। ऐसे पर्यटक जो शुद्ध आबोहवा में आके रहना चाहते हैं, पहाड़ी व्यंजन का लुत्फ उठाना चाहते हैं, वो हमारे होम स्टे का प्रयोग करते हैं। और अभी जैसे कि सबको पता है कि श्री बद्रीनाथ जी के कपाट बंद होने वाले हैं, उसका विंटर सेशन चालू होगा। इसके बाद जो जोशीमठ क्षेत्र के होम स्टे तपोवन हो गए, लाता हो गए या हमारा सुनील का क्षेत्र है, यहाँ पर अच्छी मात्रा में बर्फ भी पड़ती है, तो यहाँ भी पर्यटक आते हैं। यहाँ के होम स्टे संचालक न सिर्फ अपने अतिथियों का पर्वतीय जीवन शैली और व्यंजनों से परिचय करवाते हैं, बल्कि उन्हें आसपास के क्षेत्रों के रमणीय स्थलों की भी सैर करवाते हैं। हम पर्यटकों को यहाँ पे पहाड़ी भोजन खिलाते हैं और साइट सीन दिखाते हैं, ट्रैकिंग पे ले जाते हैं। यहाँ पे नज़दीक में बदानगढ़ी मंदिर है, अंगारी महादेव का मंदिर है, हम वहाँ पे उनको घुमाने के लिए ले जाते हैं और खाना वाना सब पहाड़ी खिलाते हैं और पहाड़ी ढंग से रहने का व्यवस्था करते हैं। यहाँ पे यात्री लोग बहुत आ रहे हैं और उनको घर का खाना सब चीज़ घर की मिल रही, पहाड़ी खाना जो भी होता है बहुत पसंद करते हैं वो। अब बहुत लोग आते हैं यहाँ पे। हमारे जो होम स्टे है उसमें हमारा जो पहाड़ी डिश हम लोग सर्व करते हैं, तो उसमें सारा लोकल उत्पाद होता है। और यहाँ पे सारा पर्यटन का आप कहीं भी चले जाओ, रुद्रनाथ चले जाओ, अनसुया देवी चले जाओ, यहाँ पे निकट राजा सागर की जो तपोभूमि है ये, और इस तपोभूमि का अपने में एक अलग ही इतिहास है।
इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।